अगले दिन सुबह सुबह विंग की आंखें खोलता है अपने कमरे में। विंग कल रात को अपने घुटनों पर अपने सिर को रखे हुए रो रहा था और उसी पोजीशन में ही सो गया था। विंग कल की बातों को रिकॉल करने लगता है। वो जब भी उठने की कोशिश करता है तो उसके पूरे बॉडी में क्रैम्प आ गया था, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर उसने डीप ब्रीथ एक्सरसाइज किया और फिर अपने आप को संभाला। उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ, वो आज जाएगा। आज वो अपने लंजा के पास फिर से जाएगा, क्योंकि उसे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए था अपने लंजा से। वो विंग को ऐसे कैसे अनदेखा कर सकता है। एक टाइम था जब वांगजी विंग के लिए पागल था। विंग भी लंजा से प्यार पाने के लिए और उसे प्यार करने के लिए किसी भी मौके को नहीं छोड़ता था, क्योंकि विंग लंजा से अपने दिलो जान से प्यार करता था। वो तो भूल भी गया था इस बारे में कि उसने कोई बेट भी लगाया था। अगर सच में उसे ये याद होता तो वो लंजा के साथ कभी भी बिट्रे नहीं करता। लंजा के साथ इसलिए था क्योंकि वो उसे दिलो जान से चाहता था। उसने अपने आप को पूरी तरह से लंजा को सौंप दिया था, लेकिन उसके बाद भी लंजा को ऐसा लगा कि विंग सिर्फ और सिर्फ एक बिट की वजह से था, और उसने विंग की एक बातों को भी समझने की और सुनने की कोशिश तक नहीं किया। आज लंजा को विंग की सारी बातों को सुनना ही पड़ेगा और उसके सारी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। विंग ने सुबह सुबह अपने मूड बना लिया। विंग, जो कि हर रोज़ थोड़ा डिवास्टेटेड होकर उठता था, आज वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा था। जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता है तो वो एंजिंग और विंग से मिलता है। वो दोनों विंग को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि विंग उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि विंग पूरी तरह से बदल चुका था। कल रात विंग ने इतना ज़्यादा रोया था और इतना तड़पा था। वो लोग विंग से रीज़न पूछना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विंग का मूड आज अच्छा है और विंग इतने अच्छे से सभी को साथ बातें कर रहा है, तब उन्होंने भी विंग को उस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो लोग फिर से विंग को वो पूछकर दुखी नहीं करना चाहते थे। और विंग ने भी उनको नहीं बताया था कि आखिर वो डॉक्टर कौन था। विंग आज अपने कंपनी में जाता है और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था कि क्या लंजा उसके बातों को सुनेगा, लेकिन विंग ने अपना मन बना लिया था कि वो लंजा को मना कर ही रहेगा। उसे तो अब एक पल का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने घड़ी की तरफ देख रहा था तो कभी अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो आज टाइम जा ही नहीं रहा है। उसके लिए तो उसका वक्त वही थम गया था। विंग के इस बदले हुए बिहेवियर को उसके सारी एम्प्लॉय भी नोटिस करता है। वो विंग से पूछता है कि सर, आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, लेकिन विंग उन्हें कुछ नहीं कहता। विंग बस बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। फाइनली शाम का वक्त हो गया था और विंग को अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपने कार को निकलता है और डॉक्टर की चेम्बर की तरफ निकल जाता है। विंग जितने भी टाइम वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था, उसके लिए एक एक पल बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता जा रहा था, क्योंकि वो एक पल बाद ही अपने लंजा से फिर से मिलने वाला था। फाइनली विंग का टर्न आ जाता है और असिस्टेंट उसको अपने साथ में लन वांगजी के चेम्बर में ले जाता है। लेकिन आज विंग कल की तरह भूत बना हुआ नहीं था। आज विंग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा था और वो जाके लन वांगजी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डॉक्टर बोल के विश करता है। वांगजी भी उसे विश करता है और उसे बैठने के लिए इशारा करता है। विंग उसके सामने बैठ जाता है। फिर से नर्स आती है और विंग के बीपी वगैरह चेक करती है और वहाँ से चली जाती है। लन वांगजी विंग से पूछता है, अभी तुम कैसे हो? कल तुमने उस तरह से यहाँ से चले गए, अब भी तुम ठीक फील कर रहे हो ना? तुम कैसे फील कर रहे हो? विंग कहता है कि ठीक वैसे ही जैसे तुमने 6 साल पहले मुझे छोड़ के गए थे, लेकिन अब तक ऐसा फील कर रहा था, लेकिन अब जब तुम्हें देख लिया है तब अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। वांगजी कहता है कि प्लीज़ वेबसियान, आप अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। विंग कहता है कि हाँ, मैं अपने बारे में ही तो बता रहा हूँ डॉक्टर आपको। ये कह के विंग लन वांगजी की तरफ इंटेंसली देखने लगा। लन वांगजी, जो कि विंग के सामने बहुत ही स्ट्रिक्टली बैठा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं विंग के इस एक्शन से वो थोड़ा नर्वस हो गया और विंग से दोबारा अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगा। लेकिन वो विंग से जितने भी क्वेश्चन कर रहा था, विंग सभी का फ्लर्टी वे में जवाब दे रहा था। लन वांगजी विंग से पूछता है कि आखिर आपकी ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है? विंग कहता है कि जब से मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब कि आप मुझे छोड़ के चले गए थे तब से। लन वांगजी कहते हैं कि मैं आपकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। विंग कहते हैं कि हाँ नहीं हो, पहले तो थे और चिंता मत करो, फिर से बन जाओगे। वांगजी विंग अनबिलीवली देखने लगता है और फिर से क्वेश्चन को घुमा देता है और कहता है कि तो तुम्हें नाइट्स में याद आता है क्या? तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें किस तरह नाइट में याद आता है? विंग उसके थोड़ा पास जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। दोनों ही टेबल के दोनों तरफ थे, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक टेबल का फासला था। विंग उस टेबल में थोड़ा झुक जाता है वांगजी की तरफ और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि क्या बताऊँ तुम्हें?
वांग जी कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी नाइटमेयर आता है तुम उसके बारे में बताओ। वांग जी की आंखों में एक गहरी लूक देते हुए कहता है कि दरअसल मैं देखता हूँ कि मेरी बॉयफ्रेंड यानी कि तुम मेरे पास हो, मुझे अजीब तरह से छू रहे हो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हो, मुझे तड़पा रहे हो, हम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले कि विंग और कुछ कंटिन्यू करवाता, डॉक्टर लान वांगजी उसे तुरंत चुप करा देता है और कहता है, शट अप, मैंने तुम्हें ये सब कहने के लिए नहीं कहा था, मैं तुम्हें जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ऐसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? आखिर तुम एक डॉक्टर के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? विंग वांगजी की तरफ फिर से झुक जाता है और उसे इंटेंसली देखते हुए कहता है कि मैं डॉक्टर से नहीं, मैं तो अपने उस बॉयफ्रेंड से कंप्लेन कर रहा हूँ जो मुझे 6 साल पहले वैसी हालत में छोड़कर चला गया था। विंग ने वांग जी को काफ़ी ज़्यादा टीज कर लिया था। अब वांग जी को और सहन नहीं हो रहा था। वह तुरंत अपने हाथों को अपने टेबल पर मारते हुए कहता है कि वे वुसियन, अपने हाथ में रहो, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के गया था तुम्हारी वजह से। विंग कहता है कि हाँ, मेरी वजह से, लेकिन मैंने किया ही क्या था? हाँ, तुमने एक बार भी मुझे पूछने की कोशिश नहीं किया कि आखिर सच क्या है। वांग जी कहता है कि तुमने खुद उस बातों के हामी भरी थी कि तुमने मुझे लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ बेट लगाया था, वो भी एक V15 कार के लिए। विंग कहता है कि हाँ, मैंने लगाया था, लेकिन उस वक्त लगाया था जिस वक्त मैं तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं था। क्या तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था? क्या तुम्हें वो सब कुछ झूठ लगा? मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया, मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, और मैंने तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर प्लान करने लगा, लेकिन तुम तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा मेरे बारे में। और जिसने भी तुम्हें जो कुछ भी कहा है, तुम उन सब लोगों की बातों को यकीन करके मेरी बातों को एक बार भी सुनने की ज़रूरत तक नहीं किया। वांग जी कहता है कि सुनने समझने को क्या था, सब कुछ पानी की तरह सांप था। तुमने मुझे फंसाया था सिर्फ और सिर्फ एक कार के लिए, और मैं अमीर था इसलिए। तुमने तो खुद कहा था ना कि तुम बड़े होकर एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े आदमी बनना चाहते थे। विंग कहता है कि हाँ, मैं बनना चाहता था, क्योंकि फर्स्ट मेरा गोल ये था कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे उस लाइफ से छुटकारा पाना था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि जब तक इंसान के पास पैसा ना हो, इंसान के पास रुतबा ना हो, तब तक उस इंसान का इस सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए बस मुझे अपने लिए जीना था और अपने लिए स्टैंड लेना था। लेकिन जब तुम मेरे लाइफ में आए तो मेरा नज़रिया बदल गया। मैं तब इस वजह से बड़े आदमी बनना चाहता था कि मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता था, तुम्हारे काबिल बनना चाहता था। मैं जानता था कि तुम एक बहुत ही रिच परिवार से आते थे, तुम और मैं कहाँ एक अनाथ था। हम दोनों का कोई मेल नहीं था। मुझे पता था कि भले ही तुम मुझे जितना भी प्यार करो, लेकिन हम दोनों इस हालत में कभी भी एक नहीं हो सकते। भले ही तुम्हारे फैमिली ने मुझे अपना लिया है, लेकिन सोसाइटी मुझे अपनाता उस तरफ जिस तरफ तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे अपनाया था। हर बार जब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता था, मैं अपने आप से सवाल करता था कि क्या मैं इस लायक हूँ? तुम्हारे प्यार तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे दोस्ती के भी लायक नहीं था। लेकिन जब मैंने तुमसे दोस्ती किया, जब मुझे अपने फीलिंग्स के बारे में पता चला, तब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे अपने लिए नहीं, अब मुझे तुम्हारे लिए बड़े आदमी बनना है, तुम्हारे लिए मुझे रिच बनना है, मुझे वो पोजीशन हासिल करनी है कि जिसमें मैं तुम्हारे पास एक सिर उठाकर खड़े हो सकूँ और तुम प्राउडली कह सको कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। विंग के साथ साथ वांग जी की आंखों में भी आंसू था। वांग जी अपने नम आंखों से विंग से पूछता है, तो अच्छा, तो फिर तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें अपना पार्टनर कहने में शर्म आता था? मुझे तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? तुमने तो कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। फिर विंग कहता है कि वो बात अलग है, मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया था लान वांग जी। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता तो क्या मैं कभी अपने आप को तुम पर सौंप देता? नहीं, तुम नहीं सोच सकते कि मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, मेरा रिस्पेक्ट कितना बड़ा था। भले ही मैं अपने फ्रेंड्स के काम को कर दिया करता था और उनसे पैसे लेता था और कभी कभी बेट वगैरह भी कर लेता था, लेकिन वो मेरी मजबूरी था। लेकिन जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, तब तक मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर सच्ची प्यार क्या होता है। लेकिन तुम बस मुझे छोड़ के चले गए। एक बार तक मेरी बात सुनने की भी कोशिश नहीं किया। मैंने उसके बाद तुम्हें कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश किया, लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, अपना नंबर चेंज कर लिया और अपनी ज़िंदगी से मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे कि मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पा। तुम्हें पता है, आज जो मैं इस हालत में हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर दिन हर रात में बस इसी उम्मीद में रहा कि तुम कभी ना कभी तो मुझे मिलोगे, लेकिन तुम हर बार मेरी उम्मीद को तोड़ते गए। लेकिन मैंने भी अपना मन बना लिया था कि मुझे इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है कि एक दिन मैं तुम्हारे पास खड़े हो सकूं और तुमसे मिल सकूं। लेकिन देखो ना, इससे पहले ही तुमने मुझे मिल गए। वांग जी विंग के बातों को चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अब फाइनली उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था? तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुमसे कितने ज़्यादा टूट के प्यार किया था।
तुम्हें मैंने अपने हर अंग सांस सब में बसा लिया था। तुम मेरे एक एक कतरे कतरे में थे। लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि तुमने मुझे लेकर कोई बेट लगाया था, मेरे दिल पूरी तरह से टूट गया। मुझे अपने आप पर नफरत होने लगी, क्योंकि मैं जिस भी इंसान से प्यार करता हूँ वही मुझे छोड़ के चले जाते हैं। पहले मेरे पेरेंट्स चले गए, मेरे मदर के जाने के बाद मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए, फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो भी मुझे छोड़ के चले गए। और जब मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने कभी भी किसी के साथ दोस्ती करने के भी बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा, तुम्हारे सामने अपने दिल हार बैठा और अपने आप को खुली पन्नों की तरह, खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने रख दिया। लेकिन तुमने भी मेरे दिल के साथ खेला। मुझे लगा कि मैं कभी किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करता। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल था उस दिन वो डिसीज़न लेना, लेकिन मैं एक झूठ के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता था। और जब जब मैं तुम्हें देखता तब तक मुझे उस दर्दनाक पल के बारे में याद आता। जब जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता तब तक मुझे वो सब कुछ याद आता। इसलिए मेरे अंकल ने डिसाइड किया कि वो मुझे यहाँ से लेके चले जाएंगे। तुम्हें पता है वहाँ जाके मैंने कितने सफ़र किया। विंग को अब गुस्सा आता है कि एक तो विंग पहले से ही इतने सालों से अपने गिल्ट में जीता हुआ आया था, लेकिन अब वांग जी कैसे सारे दोस्त को विंग के ऊपर डालकर खुद फ्री हो सकता है। अगर वांग जी ने सफ़र किया तो विंग ने भी कोई कम सफ़र नहीं किया। विंग भी अब चिल्ला के कहता है मेरा क्या, हाँ अगर तुमने सफ़र किया तो सफ़र मैंने भी किया है। तुम्हें याद है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैंने कितने सफ़र किया। तुम्हारे पास अपना कहने को अपना ब्रदर था, अपना अंकल था, तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरा क्या, मैंने इतने सालों के बाद एक इंसान को अपनाया था, अपने आप को उस इंसान को सौंप दिया था, लेकिन मुझे अगले ही पल उस इंसान छोड़ के चला गया। तुमने सोचा कि मेरे पास मुझे संभालने के लिए कोई नहीं था। मैंने अपने आप को टूटकर संभाला, मैं बिखरा, फिर से मैं इसी उम्मीद के साथ उठ के खड़ा हुआ कि तुम फिर आओगे, तुम फिर आके मुझे कहोगे तो तुम मेरे बातों को सुनना चाहते हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन तुम उस वक्त नहीं थे। तुम्हें पता है मैंने कितने सारे पार्ट टाइम जॉब किया, मैंने अपने आप को एक सेकंड के लिए भी आराम करने के लिए अलाउ नहीं किया। मेरे पास कोई नहीं था, कोई नहीं, मैं अकेला था, हर टाइम अकेला था और इसी गिल्ट में जी रहा था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं था। हाँ माना कि मैंने नादानी में बेट लगा लिया था, लेकिन मैं उस बेट के बारे में कब का भूल चुका था। जब मैं तुमसे प्यार करने लगा था तब मुझे उस बेट के बारे में ज़रा सा भी नहीं याद था। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें पसंद करता था। वांग जी मैं तुम्हें पसंद करता था। वांग जी की भी आंखें अब भर आया था, वो पहले से ही रो रहा था, अब वो और भी ज़्यादा टूट जाता है। बहुत देर हो गया और वांग जी के साथ विंग बाहर नहीं निकला वांग जी के केबिन से। तब वांग जी के असिस्टेंट आए देखने के लिए, लेकिन उसने जो हालत देखा उसने तुरंत दौड़ के गया और पूछा कि सर आपको क्या हुआ, लेकिन वांग जी ने उसे आंखों से इशारा कर दिया वहाँ से जाने के लिए। वह असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चली गई। वांग जी ने उसे कहा था कि वो आज के सारे अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दे। उस असिस्टेंट ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। अब 1 घंटे बीत जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही कमरे के दोनों कोने में अपने पैरों को अपने हाथों से मुड़े हुए बैठा हुआ था। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था। इन 6 सालों में दोनों ने अपने अंदर जो इमोशन दबाए हुए था वो सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। फाइनली 1 घंटे वहाँ बैठे बैठे रोने के बाद विंग अपना सिर उठाता है और वांग जी के पास जाकर उसके सामने बैठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मेरी गलती कहाँ थी। मैंने नादानी में एक बेट लगा लिया था, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स उस बेट का हिस्सा कभी नहीं था। मैंने कभी भी तुम्हारे पास इस वजह से नहीं कहा कि मैं उस बेट को जीतना चाहता था, वो तो मेरे लिए कोई मैटर भी नहीं करता था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं जाने अनजाने में तुम्हें दर्द दिया, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाया। तब वांग जी भी विंग की तरफ अपना सिर उठा के देखा। उसे भी एहसास हुआ कि वो गलती सिर्फ विंग के अकेले की नहीं था। उसने फिर विंग से सॉरी कहा और कहा कि उसे उस वक्त एक बार के लिए विंग की एक्सप्लेनेशन को सुन लेना चाहिए। वहाँ वांग जी की भी गलती था। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे के कंधों पर अपना सिर रख के रोने लगते हैं। बहुत देर तक दोनों रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके गला बैठ जाता है और उनके आँखें मुँह पूरा फूल चुका था। दोनों एक दूसरे को ऐसे होल्ड किया हुआ था कि मानो अभी अगर छोड़ देगा तो वो अपने पार्टनर से दूर हो जाएगा। फाइनली 10-15 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और वांग जी से कहता है कि देखो ना, तुम्हारे फेस कितना ज़्यादा फूल गया है, तुम कितना फनी लग रहे हो। वांग जी भी रोते हुए विंग से कहता है कि क्या मैं, तुम जरा अपने आप को देखो, तुम तो और भी ज़्यादा फनी लग रहे हो। और फिर यह बोल के दोनों ही हंसने लगे और दोनों ने ही एक दूसरे को फिर से सॉरी बोला। दोनों एक दूसरे को बार बार सॉरी बोल रहे थे। विंग वांग जी को पूछता है लेकिन तुम डॉक्टर कैसे बने और तुम यहाँ। तब वांग जी ने विंग को बताया कि जब वांग जी विंग को छोड़कर अपने मेंशन वापस आया था तब वांग जी बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। वांग जी इससे पहले भी एक बार डिप्रेशन में जा चुका था और जब वांग जी के ब्रदर सीजन को सब कुछ पता चला था तब उसे डर था कि वांग जी फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा था कि वांग जी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था क्योंकि विंग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था।
और पूरा दिन अपने आप को कमरे में बंद करके सिर्फ और सिर्फ रोता रहता था। उसके ब्रदर को उसकी यह हालत देखा नहीं गया और वो उसे अपने अंकल के पास ऑस्ट्रेलिया लेके चले गए। लेकिन फिर भी वांग जी ठीक नहीं हुआ था। वांग जी को डॉक्टर को दिखाया गया, जहां वांग जी अपने अंकल अपने ब्रदर से भी कंफर्टेबल बात नहीं कर पा रहा था, वही उस डॉक्टर के साथ वांग जी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। जब वांग जी उस साइकियाट्रिस्ट के चैम्बर में जाता था, तब वो देखता था कि वांग जी के जैसे कई सारे लोग उस चैम्बर में बैठे होते थे और सब लोग जाते थे उदास होकर, लेकिन अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लेके वापस आते थे। ऐसा लगता था कि उनके सारे दुख तकलीफ कुछ पल के लिए दूर हो गया था। वांग जी के साथ भी ऐसा ही होता था। वांग जी हर रोज़ जब भी जाता था उस साइकियाट्रिस्ट के पास, वो बाहर बैठ के सभी कुछ ऑब्जर्व करता था। वो जितना ज़्यादा उन पेशेंट को ऑब्जर्व करता था, वांग जी को ऐसा लगता था कि ये लोग बिल्कुल वांग जी जैसा है और वांग जी इन्हीं में से एक है। धीरे धीरे वांग जी को उस साइकियाट्रिस्ट का काम इंस्पायर करने लगा। धीरे धीरे वांग जी ठीक होने लगा, लेकिन उसे वो काम इतना पसंद आ गया कि उसने कॉलेज के बाद उस साइकियाट्रिस्ट के पास 2 साल ट्रेनिंग लेता है। वांग जी ने जब अपनी फैमिली को बताया था कि वो ये करना चाहता है, तो उसके भाई और उसके अंकल ने बिना कहे ही वांग जी को परमिशन दे दिया था। अब वांग जी 1 साल से एक साइकियाट्रिस्ट बन गया था। जिस डॉक्टर को विंग दिखाता था, वांग जी उसी डॉक्टर का स्टूडेंट था और उसने भी उस डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाया था, क्योंकि उस डॉक्टर ने वांग जी को अपने हाथों से ठीक किया था और वांग जी के पैशन को देखा था उसके काम के प्रति। इसलिए वो वांग जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और वांग जी पर आंख बंद करके भरोसा भी करते थे। वो डॉक्टर एक बहुत ही फेमस डॉक्टर था, इसीलिए वो कंट्री के अलग अलग जगह पर अपना ब्रांच ओपन किया था और वो सभी जगह 1 हफ्ते जाकर ट्रीटमेंट करता था। लेकिन इस बार वो आउट ऑफ कंट्री था और कुछ लोग उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो उन्होंने वांग जी को उसके काम थोड़े दिन के लिए देखने के लिए बोला था, क्योंकि वांग जी कुछ दिन पहले ही चाइना वापस आया था। पहले तो वांग जी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए अपने काम के लिए आया था। लेकिन डॉक्टर स्मिथ ने वांग जी को विंग का रिपोर्ट भेजा और वांग जी से कहा कि वो एक बार इसे चेक कर ले। उस दिन वांग जी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तरह वो भी सेम डिप्रेशन से जूझ रहा था। वांग जी को तब विंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि भले ही विंग वांग जी को छोड़ दिया है और वांग जी ने विंग को छोड़ दिया है, लेकिन वांग जी अभी तक विंग को अलाउ नहीं करता कि वो अपने आप को हार्म पहुँचाए। वांग जी तब अपने मन में सोचता है कि तुम तो अपने आप का भी ख्याल नहीं रख सकते, तुम तो अपने आप का भी कदर नहीं कर सकते, तो तुम मेरा क्या कदर करते। वांग जी विंग से बेहद गुस्सा था कि विंग ने खुद के साथ ऐसा क्या किया है कि विंग डिप्रेशन में था। वांग जी तुरंत फ़ोन उठाता है और डॉक्टर स्मिथ को हाँ कर देता है कि वो विंग के ट्रीटमेंट करने के लिए राज़ी है। उस दिन वांग जी ने सोच लिया था कि वो विंग से बदला लेगा, इस वजह से नहीं कि विंग ने उसके साथ धोखा किया था, उसको बिट्रे किया था, इस वजह से कि विंग ने खुद के साथ बिट्रे किया। उस दिन विंग जब वांग जी के चैम्बर में आया था, तब वांग जी विंग के ऊपर बेंच लेना चाहता था, उसे परेशान करना चाहता था, लेकिन उससे उल्टा ही हो गया था। वांग जी फिर से दोबारा विंग के पैर में पड़ गया था। इतने सालों में वांग जी ने अपने दिल को पूरी तरह से क्लोज कर लिया था। उसने किसी को भी अपने आप के पास आने के लिए अलाउ नहीं किया था, लेकिन विंग ने जब उसे आकर हक कर लिया, तब उसका वो सालों पहले दबा हुआ फीलिंग्स फिर से बाहर निकल गया। वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो विंग को अपने इमोशन शो नहीं कर रहा था। लेकिन घूम फिर कर बात तो ये निकला कि विंग के इस हालत की वजह वांग जी है, जिसके लिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। विंग वांग जी को समझाते हुए कहता है कि इसमें वांग जी की भी कोई गलती नहीं था, हालात ही ऐसा था। वांग जी विंग से पूछता है, लेकिन तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो फिर तुम्हारा फैमिली, तुम तो कहते हैं ना कि तुम्हारा फैमिली गाँव में है, क्या तुम उनके पास नहीं गए थे। तब विंग ने एक स्मिक किया और कहा, मेरा फैमिली, तुम्हें पता है मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चला गया था, जिसके बाद सभी ने डिसाइड किया था कि मुझे अनाथ आश्रम भेज देंगे, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के अपने हाउस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं वही चुप कर रह गया। एक 4 साल की बच्चे जिसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चला गया था, उसे संभालने के लिए कोई भी नहीं था। सभी लोग आस पड़ोस के पास यही कह रहे थे कि मुझे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और अपने पेरेंट्स की यादों को, अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं घर में चुप कर कई दिनों तक रहा। मैं घर में जो कुछ भी खाना था मैं वही खाता पीता था, लेकिन एक दिन खाना ख़त्म हो गया, भूख से मेरी हालत बदतर होने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर से निकलना है। उस दिन से मैं हर रोज़ घर से निकलता था। जो भी रेस्टोरेंट के बाहर कुछ खाना फेंक देते थे, मैं उसी को उठाता था और करता था। मैं सड़कों पर घूमता था और स्ट्रीट डॉग्स के साथ अपना खाना शेयर करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे उनके मुंह से खाना छीनकर भी खाना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि भूख के मारे मैं कुछ चोरी कर लिया करता था और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा मार पड़ता। लेकिन एक दिन मैं घर पे था और तब जियांग फैमिया अंकल आए। वो मेरे
डैड के फ्रेंड थे, उन्हें नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स का डेथ हो गया है। वो तो बस उस कुछ काम से हमारे उधर आए थे और मिलने के लिए चले गए थे। तब उन्होंने मुझे ऐसी हालत में देखा और जब उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लिया, आस पड़ोस के पूछा, तो उन्होंने सभी बातें अंकल को कहा। फिर अंकल ने डिसाइड किया कि वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। वो मुझे अपने साथ ले गया और अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उनके वाइफ यानी कि मेरी आंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बचपन से वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती थी और मुझे घर के सारे काम कराया करती थी। मैं फिर भी खुशी खुशी करता था क्योंकि वहाँ मेरे पास मेरी सिजे थी और जियांग था, जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन मैडम यू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। आंट हमेशा मुझे पनिश करते थे जब भी वो लोग मेरे पास आते थे या फिर मेरे साथ खेलते थे। बचपन से ही उनको मैं पसंद नहीं था। वो अंकल जियांग के साथ इसलिए लड़ाई करती थी क्योंकि उसे लगता था कि अंकल जियांग मेरी मॉम को पसंद करता था। और जब वो मेरा चेहरा देखती थी तब उसे मेरी मॉम के बारे में याद आता था क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा दिखता था। फिर जब मैं हाई स्कूल में गया, मेरी उम्र तब 16 साल की थी, तब उन्होंने मुझे सारी पॉकेट मनी खर्च देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं माइनर नहीं रहा, अब मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ, इतना मैच्योर में हो गया हूँ, तो अब मुझे मेरी खुद की हालत में जीना पड़ेगा। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज था, इसलिए मैडम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला और मैं उस हाई स्कूल में चला गया। लेकिन फिर भी वो लोग मुझे पॉकेट मनी नहीं भेजते थे, अंकल भेजते थे। लेकिन जब उनको पता चल जाता था तब वो मुझे अपने घर में बुलाती थी और मुझे पनिश किया करती थी, जिस वजह से मैं उनसे पैसा नहीं मांग पाता था। मैं अपने लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किया करता था, लेकिन मैं छोटा था इसलिए कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं दे रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे दोस्तों से मेरी मुलाकात हुआ और ऐसे ही चलता रहा। वांग जी, जो कि अब तक विंग को गोल्ड डिगर और ना जाने क्या क्या समझते आया था, आज उसे समझ में आया कि विंग ने कितना स्ट्रगल किया था। वो अपने लाइफ को बहुत ही डिफ़िकल्ट समझता हुआ आया था, लेकिन उसके पास फिर भी उसका अंकल और ब्रदर था। लेकिन विंग ने भी तो वही दुख झेला है जो उसने झेला है, लेकिन विंग के पास तो कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। यहाँ तक कि विंग को अपना खर्चा निकालने के लिए कई सारे काम करना पड़ता था, लेकिन उसमें भी वांग जी ने विंग को गलत समझ लिया था। वांग जी की आंखों में आंसू था। वो आंसू भरी आंखों से पूछता है विंग से कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब विंग ने बताया कि सभी को पता था कि जियांग का एक अडॉप्टिव सन था, जिससे मैडम बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। और मैडम ने मुझे वार्न किया था कि मैं स्कूल में जाकर किसी को अपनी आइडेंटिटी ना बताऊं कि मैं जियांग का अडॉप्टिव सन था। इसलिए मैंने झूठ मूठ उनसे कह दिया था कि मेरा घर गाँव में है और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर है। वांग जी कहता है, लेकिन क्या तुम्हारे अडॉप्टिव फादर ने तुम्हारे लिए कोई स्टेप नहीं लिया। विंग कहता है कि वो क्या लेते, वो तो खुद भी मेरी तरफ ही विक्टिम थे। वो जब यूनिवर्सिटी में थे तब मैडम को वो पसंद आ गई था और वो मेरी मदर को पसंद करती थी, लेकिन मेरी मदर मेरे फादर को पसंद करती थी। लेकिन मैडम को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। मैडम के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा था और बहुत ही रिच फैमिली से थी, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहकर अंकल जियांग के साथ शादी कर लिया। अंकल जियांग को जियांग बिजनेस सौंप दिया गया, लेकिन वो बस वहाँ का नाम का बॉस था, क्योंकि सारी भागदौड़ तो मैडम के पास थी और आंट सभी को अपने हाथों में रखती थी। वांग जी कहता है, तो फिर तुम्हारे अंकल ने शादी क्यों किया। विंग कहता है, क्योंकि मेरी मदर मेरे फादर से प्यार करती थी और वो लोग एक दिन कोर्ट मैरिज कर लिया था, जिसके बाद अंकल जियांग टूट गए थे। और तब आंट ने मौके को समझते हुए अंकल जियांग को प्रपोजल दिया। पहले तो वो राज़ी नहीं हुए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जब मेरी मदर को देखा तब वो राज़ी हो गया, क्योंकि उसे मेरी मदर को भूलना था। लेकिन वक्त बीत गया, धीरे धीरे आंट यू को अंकल जियांग ने अपना लिया, लेकिन आंट यू को हमेशा ये इनसिक्योर फील होता था कि मेरी मदर शायद अभी भी अंकल के दिल में है, इसलिए वो बस मेरी मदर से नफरत करती थी। मेरी मदर, फादर और अंकल जियांग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन इसमें भी मैडम यू को सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी ही नज़र आती थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे भी कभी नहीं अपनाया। अब वांग जी विंग के सारी बातों को समझ पाया था कि आखिर की विंग पे सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए वो सब किया करता था, क्योंकि इस क्रूअल वर्ल्ड में विंग को अपने सरवाइव करना था, विंग को इस वर्ल्ड में जीना था। उसके पास तो कोई नहीं था जो कि उसे सपोर्ट करे। एक वांग जी था, लेकिन वांग जी भी उसे गलत समझा था और उसे छोड़ के चला गया था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो बस विंग के हाथों को पकड़ता है और बार बार सॉरी सॉरी कहता है। विंग उसे कहता है कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब वो वांग जी से अभी भी प्यार करता है, क्या वांग जी उसे फिर से अपनाएगा। और वांग जी तुरंत विंग को हक कर लेता है और उसे कहता है कि उसने विंग को बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया भूलने की, लेकिन विंग तो कभी उसके दिल से गया ही नहीं। वो जितनी बार विंग को भुलाने की कोशिश करता था उतनी बार विंग उसके दिल दिमाग में और भी ज़्यादा गहराई में बस जाता था। और अब जब वांग जी को सब कुछ पता था तो वो विंग को कैसे छोड़ सकता था। उस इवनिंग को दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर रात के 10 बज गए। विंग ने जब देखा तो रात के 10 बजे हुए थे। विंग वांग जी से कहता है, लांजा मुझे जाना होगा, वरना विंचिंग और विनिंग मेरे लिए टेंशन करेगा।
वांग जी कहता है कि क्या तुम उनके साथ रहते हो? विंग कहता है कि हाँ, मैंने सब। फिर विंग वांग जी को अपनी सारी बात बता देता है और वांग जी भी विंग को सारी बात बता देता है। दोनों ही अब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। विंग वहाँ से जाने की बात करता है, लेकिन वांग जी विंग को जाने नहीं देना चाहता था। वांग जी विंग से कहता है, प्लीज़ रुक जाओ ना इसके लिए। विंग कहता है कि लंजा, हम कल फिर से मिलेंगे, अभी मुझे जाना होगा, वो लोग फिक्र कर रहे होंगे मेरी। वांग जी कहता है कि ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। विंग कहता है, लेकिन वांग जी कहता है कि कम से कम मैं तुम्हें छोड़ने तो जा सकता हूँ ना। विंग हाँ कहता है और फिर वांग जी जाके विंग को उस अपार्टमेंट में छोड़ देता है। जब विंचिंग और विनिंग उन दोनों को एक साथ देखते हैं तब दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, साथ ही साथ दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी थे। फिर उन दोनों को विंग और वांग जी अपनी सारी कहानी बता देते हैं कि वो दोनों कैसे मिले और दोनों के बीच कैसे सब कुछ ठीक हो गया। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे उन दोनों के लिए। विंचिंग ने खाना प्रिपेयर किया और वांग जी भी उन तीनों के साथ खाना खाने लगा। डिनर के बाद वांग जी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, वो बस विंग के पास ही रहना चाहता था, इसलिए वो बार बार विंग के सामने सल्किंग कर रहा था, लेकिन विंग उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहता था। विंग भी वांग जी के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो खुद अपने दिमाग को क्लियर करना चाहता था, लेकिन वांग जी ने विंग को डांट दिया, जिसकी वजह से वांग जी को अपने साथ रहने के लिए देना ही पड़ा। फिर दोनों एक साथ आधी रात सो जाते हैं। विंग वांग जी एक दूसरे को हग किए हुए था और दोनों एक दूसरे के हार्ट बीट और ब्रीथिंग को फील कर रहे थे। दोनों के बीच एक बहुत ही कंफर्टेबल सा साइलेंट था। ऐसा लग रहा था कि कई इन 6 सालों ने उन्होंने जितनी सारी दूरियां एक दूसरे के बिना देखी है, वो अभी उन दूरियों को मिटा देगा, अपने सारे फैसलों को मिटा देगा। उन दोनों के बीच उस रात कुछ नहीं होता, बस दोनों एक दूसरे को हक किए एक दूसरे को देखते रहते हैं और फाइनली कब सो जाते हैं। विंग के लिए ऐसा था कि इतने साल बाद वो फाइनली एक रात ऐसा था कि उसने बिना नाइट मेयर के चैन से सोया था। वांग जी के साथ भी ऐसा ही थे। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग अपना ऑफिस जाना नहीं चाहता था वांग जी को छोड़ के, और ना ही वांग जी अपने काम पर जाना चाहता था विंग को छोड़ के। दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं और एक डेट में जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं। दोनों पूरा दिन इधर उधर घूमना, सिनेमा देखा और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस दौरान वांग जी ने विंग को फिर से प्रपोज़ किया। वांग जी ने इस बार विंग को मैरिज प्रपोजल किया था। विंग ने कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, वो अपने कंपनी को ग्रो करना चाहता है, उसके बाद वो वांग जी से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई वांग जी पर उंगली उठाए कि विंग वांग जी के लायक नहीं है। और वांग जी ने अपने लिए एक ऐसा लड़का चुना जो कि उनके फैमिली का नाखून के बराबर भी नहीं है। वांग जी ने विंग को कहा कि उसे इस सब बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ये सब कुछ नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी विंग इनसिक्योर था। वांग जी ने विंग को समझा और विंग को टाइम दिया, लेकिन उस दिन वांग जी विंग को लेकर अपने मेंशन गया जहाँ उसके भाई और अंकल थे। विंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग के अंकल और ब्रदर वांग जी के अंकल और ब्रदर विंग को कुछ कहेगा, विंग को डांटेगा, क्योंकि इन सालों ने विंग ने बहुत बार सिचन से मिलने की कोशिश किया था, लेकिन सिचन ने विंग को मिलने का मौका ही नहीं दिया था। वांग जी ने उन दोनों को पहले भी बता दिया था कि वो पिछली रात विंग के साथ था, जिस बारे में जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो लोग शौक तो नहीं थे, लेकिन कुछ अनसेटिस्फाइड दिख रहे थे। फाइनली विंग और वांग जी उन लोगों को समझाते हैं कि क्या सिचुएशन थे और वो लोग भी समझ जाते हैं। वांग जी ने अब चाइना में रहने का ही डिसाइड किया था और विंग अपने कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव करना था और लंजा के साथ शादी करना था। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर स्मिथ वापस आते हैं तब वांग जी विंग को लेकर डॉक्टर स्मिथ के चैम्बर में जाते हैं। डॉक्टर स्मिथ को जब पता चलता है कि वांग जी की ये हालत सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से था और विंग की हालत भी सिर्फ और सिर्फ वांग जी की वजह से था, तब वो दोनों रियूनाइट हो गए थे। तब डॉक्टर स्मिथ को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उसने विंग के कंसल्ट वांग जी को देने की डिसाइड किया था, जिसकी वजह से आज दोनों साथ थे और उन्होंने उन दोनों को ब्लेसिंग भी दिया था। इस दौरान वांग जी ने कई बार विंग को फोर्स किया था कि वो वांग जी के साथ एक अपार्टमेंट में जाके रहे, जो कि वांग जी उन दोनों के लिए बाय करने वाला था, लेकिन विंग वांग जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि विंग अपने पैसों से दोनों के लिए अपार्टमेंट लेना चाहता था। फाइनली आज वो दिन था जब विंग एक अवार्ड शो में गया था। विंग को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया था, क्योंकि 4 सालों में विंग की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया था और इन दिनों विंग ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया था। और भले ही वांग जी की कंपनी के बराबर नहीं, लेकिन इतना ऊंचाई तो विंग ने छू लिया था कि वो वांग जी के पास जाके खड़े हो पाए। जब विंग को स्टेज में अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है तब विंग को और कोई नहीं अवार्ड वांग जी देने वाला था। विंग वांग जी के हाथों से उस अवार्ड को लेता है और वांग जी के हाथों को पकड़ के स्पीकर के सामने जाता है। विंग वहाँ जाके कहता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मुझे इस
अवार्ड से सम्मानित किया गया। और तो और ये अवार्ड मुझे उस इंसान के हाथों से मिला जिस इंसान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान की वजह से खड़ा हूँ। ये कह के उसने वांग जी और अपने इंटरवाइंड हाथों को अपने लिप्स के पास ले गया और किस किया। सभी को तब पता चल गया था कि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप अनाउंस कर दिया था। अब विंग पूरी तरह से प्रिपेयर था वांग जी से मैरिज करने के लिए। दोनों ने अपना ही ग्रैंड वेडिंग रखने का सोचा था। विंग ने भी उस ग्रैंड वेडिंग में अपना बराबरी का पैसा दिया था जितना कि वांग जी ने दिया था। विंग और वांग जी जियांग्स फैमिली में भी जाते हैं जियांग्स को इनवाइट करने के लिए। फाइनली अब विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने थे। विंग के पास उसका बेस्ट फ्रेंड वेनजिंग और वेननिंग था, और उसके दूसरी तरफ उसके सीजे था जो कि सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए अपना मॉडलिंग एक इम्पॉर्टेंट मॉडलिंग शो छोड़ के विंग के साथ ही अटेंड करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि इन कुछ सालों में विंग ने क्या कुछ फेस नहीं किया। जब वो अब्रॉड में अपने मॉडलिंग करियर को सिक्योर कर रही थी, तब विंग उसका छोटा ब्रदर यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और आज तो वो किसी भी तरह से अपने ब्रदर के वेडिंग में इस स्पेशल दिन में वहाँ रहना चाहती थी। इसीलिए वो तुरंत जब उसे पता चला कि दोनों वेडिंग कर रहे हैं तो वो तुरंत चाइना वापस आ गई थी। फाइनली प्रीस्ट दोनों के वेडिंग को स्टार्ट करते हैं, और दोनों पहले हेवन और अर्थ की तरफ, फिर अपने एंसेस्टर्स की तरफ, और फिर अपने आप की तरफ बो करता है और अपने वेडिंग रिचुअल्स को कंप्लीट करता है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखता है और एक दूसरे को डीप किस करके अपने शादी को लॉक कर देता है। हमारे विंग और वांग जी, हमारे वांग जियान आज बहुत ही खुश थे। पहली बात तो ये था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, और दूसरी बात ये था कि उन दोनों के सारे करीबी लोग उन दोनों के वेडिंग में दोनों के साथ था। ये उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात था। फिर विंग अपना बुके फेंकता है और वेनजिंग उस बुके को पकड़ लेती है। इसका मतलब अगला नंबर वेनजिंग के आने वाला था, जिसको लेकर वेनजिंग को उसके सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते थे। भले ही विंग अपने स्कूल के दोस्तों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिया था, क्योंकि उसकी वजह से वांग जी उसके साथ पास से दूर हो गया था, लेकिन जब दोनों ने वेडिंग करने का डिसाइड किया तब उन्होंने अपने वेडिंग में सभी लोगों को बुलाया था। और हैरानी की बात तो ये था कि सभी आने के लिए तैयार भी हो गए थे, और सभी लोग उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट लाए थे। हमारे वांग जियान एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए सभी की तरफ देख रहा था कि सब कितने ज़्यादा खुश है। हमारे वांग जियान भी बहुत ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे के हाथों को किस करता है, और इसी के साथ ही फैन फिक्शन खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। वैसे तो मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और मुझे ऐसे बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बोल रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और अगर मैं गलती करूँ आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, ताकि मैं दोबारा अपनी गलती को सुधार सकूँ। ओके, जो कोई भी मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे एफएफ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एक लाइक करने में क्या ही जाता है, लेकिन उस एक लाइक का कीमत मुझसे पूछो कि कितना है। और मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं उनका नाम पहले भी ले चुकी हूँ, फिर से नहीं लूँगी। आप लोग समझ जाना डियर्स, आप वही हो जो मेरे हर वीडियो में कमेंट करते हो, मुझे अप्रिसिएट करते हो। आपकी वजह से मैं अप्रिसिएट होकर फिर से नेक्स्ट एफएफ ला सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कोई मेरे साथ दे ना दे, आप 4-5 लोग मेरे साथ ज़रूर दोगे। आप 4-5 लोगों को दिल से शुक्रिया यार, आप मेरी फैमिली बन गए हो। तकरीबन 1-1.5 मंथ से आप लोग मेरे साथ रह रहे हो और मेरे हर काम को पसंद कर रहे हो और मुझे अप्रिसिएट कर रहे हो। थैंक यू डियर्स। वैसे तो मैंने पोल डाला हुआ था, जिसमें से मैंने बेडास वांग जी और इनोसेंट विंग वाला पहले ही शेयर कर दिया है, जिसका नाम है आवर मेड बॉन्ड। अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ जाके वहाँ सुनिए। और अब मैं स्कूल फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड फैन फिक्शन भी लेकर आई हूँ, ये वाला। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसा फैन फिक्शन लाऊं जिसमें कि वांग जी एक आइडल हो और विंग एक विलेज बॉय। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि आप लोग कमेंट करोगे, क्योंकि जो गिने चुने 4-5 लोग हैं मेरे, सिर्फ और सिर्फ वही कमेंट करते हैं। उसके अलावा 1-2 और भी करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। अगर आप लोग ना भी करो फिर भी मुझे शेयर करना ही है। चलो कोई बात नहीं, एक लाइक कर देना, वही बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।